हाँ जी बेटा, ग्रीटिंग्स टू ऑल एंड वेलकम इन टुडेज़ क्लास। सो बेटा, एज यू ऑल नो दैट विच आर द बेसिक थिंग्स दैट आर इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। अगर हम जिंदगी जीते हैं तो ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे लिए कंपलसरी है? ऐसी कोई भी दो चीज़ें। वेरी गुड। सो अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले का हमारे लिए कंपल्शन है हमारी ब्रीथ, मीन्स हमारी सांस, मीन्स ऑक्सीजन और एयर इज़ कंपल्सरी फॉर अस। एंड आफ्टर दैट फूड इज़ देयर एंड वाटर इज़ देयर। ओके, बट डू यू नो फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर? विच आर द रिसोर्सेज और विच आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन गेट वाटर? सो if you know then it's good, otherwise today we will learn about the water resources. okay, water resources, water का मतलब होता है बेटा पानी, resources मतलब होता है कि वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। sources and resources both are same. so in this chapter, in today's chapter number 10th, water resources, we will learn about the sources of water, uses and its importance. okay, and then multi-purpose projects in water that depends upon मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया दैट आर ऑन द बेसिक ऑफ वाटर। सो अगर हम वाटर सोर्सेज की बात करते हैं तो बेटा लगभग आपने देखा होगा, अगर आप ग्लोब की अगर हम बात करें तो ग्लोब में नियर अबाउट 70% ऑफ जो कलर है दैट इज़ ब्लू। और आपको पता है मैप में और ग्लोब में जो ब्लू कलर है वो उससे हम क्या शो करते हैं? वाटर शो करते हैं। लेकिन ये जो वाटर है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। जो समुद्री पानी है, जो ओशंस का वाटर है दैट इज़ साल्टी वाटर। वो एक नमकीन खारापन वाला पानी है जिसे हम पी नहीं सकते, सिर्फ वो वाटर ज़रूर है, बट दैट इज़ नॉट यूज्ड फॉर आवर डेली पर्पसेस लाइक ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड कुकिंग एंड वॉशिंग। ओके, सो वाटर इज़ लाइफ। वाटर कवर्स नियरली 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। जो वाटर है वही जल ही जीवन है। ओके, ये लगभग 70% है, ये अर्थ के सरफेस को ये कवर करता है। एवरी ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड प्लांट नीड्स वाटर टू लिव। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। फार्मर्स नीड वाटर फॉर ग्रोइंग crops. Water can be obtained from a number of natural resources such as rainfall, reservoirs, rivers, oceans, seas, streams, ponds, tanks, lakes, ground water and springs. It means जो natural resources है वो रेनफॉल हो सकता है, रेन के द्वारा। रिजर्वियर्स होते हैं ऐसी जगह जहाँ हम पानी को जमा करके रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, लाइक जैसे कोई झील वगैरह होगी, है ना। जैसे अपने नियर अबाउट O2 हेड है तो वहाँ पे क्या करते हैं, वाटर को वो स्टोर करके रखते हैं। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज वाटर रिजर्वियर, क्योंकि वहाँ पे वो उन्होंने रिजर्व करके रखा, उसे रोक के रखते हैं, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तभी वहाँ से निकालते हैं। ओके, देन रेन, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। अ गुड रेनफॉल एश्योर्स अ बम्पर क्रॉप। जो रेन है ये भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है। अगर रेन अच्छी हो तो जो क्रॉप्स है वो भी अच्छी प्रोड्यूस होते हैं। फार्मर्स डिपेंड अपॉन मानसून्स फॉर इरीगेटिंग देयर क्रॉप्स। हैवी और स्कैंटी रेनफॉल कैन डैमेज द क्रॉप्स। ओके, जो फार्मर्स हैं वो मानसून्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं क्रॉप्स को इरीगेट करने के लिए। लाइक आजकल अगर आप देख रहे हो तो हमारे नियर अबाउट अगर आप धान की बात करें तो बेटा चारों तरफ क्या है, धान की फसल का बहुत बुरा हाल है, उसमें पानी बहुत कम है। एंड ऑल द फार्मर्स आर वेटिंग फॉर द मानसून। मानसून क्या है, एक ऐसे समय आएगा, एक ऐसे दिन आ जाएंगे थोड़े से जिनमें रेन ही रेन हो जाएगी, तो मानसून की वेट कर रहे हैं सारे। ओके, इसके अलावा अगर ज़्यादा रेनफॉल हो जाए तो वो भी क्रॉप्स को डैमेज कर देता है। रेन वाटर इज़ फ्रेश एंड क्लीन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ accumulating and storing rainwater. This water can be used for irrigation, livestock and gardening. Rainwater is usually collected on roofs of houses and redirected to a deep storage pit. Rainwater harvesting has been traditionally practiced in many parts of our country like मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तमिलनाडु। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेन वाटर बेटा सबसे फ्रेश और क्लीन वाटर है ड्रिंकिंग के लिए। इसी के अलावा अगर रेन ज़्यादा हो जाती है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, मीन्स जो रेन का वाटर होता है उसे हार्वेस्ट करके हम उसे संभाल के रख सकते हैं, उसे सेव करके रख सकते हैं। जो रेन का पानी है उसके हम पिट्स बना के, मीन्स कुएँ बना के उनको वहाँ स्टोर कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें पीने के लिए भी, गार्डनिंग के लिए भी, इरीगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिवर्स। इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ रिवर्स। सम ऑफ द रिवर्स रिसीव वाटरफॉल
water from the rainfall, whereas others get water from the melting snow of the Himalayas. There are two types of rivers, seasonal and perennial. When there is a heavy rainfall, the rivers overflow their banks, causing widespread destruction. In some places, river water is treated and supplied as drinking water. However, there has been widespread pollution caused by sewage, industrial waste, bathing of animals and humans. This made river वाटर इम्प्योर एंड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब क्या है, अगर हम रिवर्स की बात करें तो बेटा रिवर्स दो तरह की होती हैं, एक होती है सीजनल रिवर, एक होती है पेरेनियल रिवर। सीजनल रिवर्स की अगर हम बात करें तो ऐसी रिवर्स जिनको सिर्फ और सिर्फ सीजन्स में ही उन रिवर्स में पानी आता है, तो क्या होता है वो सीजनल रिवर्स होती है, क्योंकि जब रेन आएगी तभी उनमें पानी आएगा। अदरवाइज़ जो पेरेनियल रिवर होते हैं ये इनको में जो पानी आता है ये आता है मेल्टिंग ऑफ स्नो। जब हिमालयाज़ में स्नो मेल्ट होती है वहाँ से जो पानी निकलता है उन रिवर्स में वो आता है। मीन्स जैसे आपने सुना भी होगा नाली का पानी और भाखड़ा का पानी। जो भाखड़ा का पानी मतलब वो बिल्कुल सफ़ेद होता है, बिल्कुल साफ़ होता है। मीन्स इट इज़ दैट वाटर इज़ फ्रॉम द हिमालयाज़, दैट इज़ फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ स्नो। और जो दूसरा पानी है दैट इज़ रिवर वाटर इज़ देयर। आजकल क्या है कई जगह पे बेटा जो रिवर वाटर है उसी को ट्रीट करके मीन्स उसी को साफ़ करके लोगों को ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर रिवर्स हैं वो लोगों ने पोल्यूट किए, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह फेंक के जो फैक्ट्रीज़ हैं उसका गंदा पानी वहाँ आता है, गंदा वेस्ट वहाँ आता है, तो वो ह्यूमंस के लिए अनफिट है और ह्यूमन कंजप्शन ह्यूमंस को वो पचता नहीं है और ह्यूमंस की बॉडी को वो ख़राब करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं बेटा वाटर रिसोर्सेज के, हम कहाँ से और वाटर ले सकते हैं, दैट इज़ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में क्या होता है, कई जगह बेटा गहरे कुएँ खोदे जाते हैं, कई जगह बोरवेल्स लगाए जाते हैं, तो जो धरती का पानी है उसे बाहर निकाला जाता है ताकि वो पीने के लिए यूज़ उसे किया जा सके। इसके लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती, कहीं तो इसे बेटा बैलों के द्वारा निकाला जाता है, कहीं ट्यूबवेल से मोटर निकाला इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके इसको निकाला जाता है। सच एरियाज कई एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे सफिशेंट ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, कई एरियाज़ में वो भी अवेलेबल नहीं है। तो सिर्फ़ और सिर्फ वहीं एरिया जिसमें नीचे वाला पानी मीठा है और पीने के काम आता है वहीं ये ट्यूबवेल वाले चीज़ें कामयाब है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट इज़ ट्यूबवेल्स आर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक पम्प्स। वही चीज़ बेटा जो मैंने आपको पहले बताई कि इलेक्ट्रिक पम्प्स के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक पम्प से ये कनेक्टेड होते हैं और कईयों के ऊपर ये व्हील लगा होता है, वो बैलों से या पशुओं से उसे चला के फिर पानी निकालते हैं। आफ्टर दैट यूजेस ऑफ वाटर, डैम। यूजेस ऑफ वाटर वाटर के कहाँ यूज़ होते हैं, वन डैम इज़ देयर। इट इज़ अ टाइप ऑफ बैरियर दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर इन ऑर्डर टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग। डैम क्या है, ये एक तरह का बैरियर होता है जहाँ से जो वाटर को वो फ्लो होने से रोका जाता है और उसे रिजर्वियर्स के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए उस वाटर को यूज़ किया जाता है। मीन्स उस वाटर को यूज़ करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो पानी से जो एनर्जी बन सकती है, पानी से लाइट बनाई जाती है। मीन्स बड़े बड़े जनरेटर्स लगे होते हैं, उनको रोटेट करके टरबाइंस को फिर ही उनमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और उनके आसपास के इलाकों को वो दी जाती है। और इसी के अलावा ये जो रिजर्वियर्स होते हैं या जो ऐसे डैम्स होते हैं ये फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए भी लोगों की हेल्प करती हैं। मीन्स इसमें पानी को कंट्रोल कर लिया जाता है, जब ज़्यादा पानी आए तो उसे फिर धीरे धीरे आगे छोड़ा जाता है। A hydroelectricity electric power plant consists of a high dam built across a river to create a reservoir and a station. Where energy is produced, this energy is produced by force of flowing water. This is converted into electricity. तो ये जो एनर्जी होती है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, जब वाटर जब फ्लो करता है तो उसमें से ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्लोइंग वाटर में से, विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज सप्लाइड टू द सेटलमेंट्स थ्रू ट्रांसमिशन लाइन्स एंड द वाटर इज देन रिलीज्ड बैक इनटू द रिवर। सिंस डैम्स सर्व many purposes such as storing water for irrigation, generating hydroelectricity, preventing floods and providing drinking water, they are called multi-purpose projects। अब एक डैम है, डैम के कितने यूज़ हैं, देखो बेटा सबसे पहले डैम को यूज़ किया गया पानी को रोकने के लिए, दूसरा उसका यूज़ किया गया फ्लड्स को बचाने के लिए, तीसरा उसका यूज़ हो गया इरिगेशन करने के लिए, चौथा उसका यूज़ हो गया ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए, और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी उसे यूज़ किया गया। तो एक डैम के कितने पर्पसेस, कितने काम हो गए, तो दैट इज़ नोन एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। सम ऑफ द मेन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया आर हीराकुंड डैम ओवर महानदी
रिवर इन ओडिशा। एक हीराकुंड डैम है, महानदी रिवर के ऊपर है ओडिशा में। भाखड़ा एंड नंगल डैम है सतलुज रिवर के ऊपर पंजाब के अंदर। दामोदर वैली प्रोजेक्ट है दामोदर रिवर के अंदर, जॉइंट वेंचर बिटवीन द स्टेट ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल। दैन तुंगभाद्रा प्रोजेक्ट ऑन द तुंगभाद्रा रिवर इन आंध्र प्रदेश। दैन नागार्जुन सागर डैम ओवर द कृष्णा रिवर इन आंध्र प्रदेश। फरक्का बैरेज ओवर द गंगा इन वेस्ट बंगाल। टिहरी डैम ओवर द रिवर भागीरथी इन उत्तराखंड। तो ऐसे देखो कितने डैम्स हैं उन्होंने बताए हैं। इसके अलावा नीचे उन्होंने एक और भी बताया है, गुड टू नो द इंदिरा सागर डैम कंस्ट्रक्टेड ओवर द नर्मदा रिवर हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्वियर अमंग ऑल द डैम्स इन इंडिया। जो ये इंदिरा सागर डैम है जो बन रहा है नर्मदा रिवर के ऊपर, ये सबसे बड़ा डैम है। After this, although the construction of dams has its benefits in certain areas, it also affects the environment. At times, villages get submerged in water and people are displaced. This weakens the ecology of a region. अब कंस्ट्रक्शन डैम्स कंस्ट्रक्ट करने का एक और भी बहुत मोटा पर्पस था। कई बार बाढ़ आ जाती थी तो लोग, कई गाँवों के गाँव पानी में बह जाते थे और वहाँ की जो लोगों की कंडीशन थी वो बहुत ख़राब हो जाती थी। इसके लिए भी डैम्स बनाने सरकार ने स्टार्ट किए थे। आफ्टर दैट कैनल इरीगेशन, it is one of the most important methods used for improving the agriculture outputs. In this method, river water is diverted to the fields through small channels. Canal irrigation is possible in leveled plains with deep fertile soil. अब कैनाल इरीगेशन बेटा जैसे छोटे खाले निकलते हैं ना रिवर्स में से, जिसे छोटी खाड़ी बोल देते हैं या खाला बोल देते हैं नहरी, उनको ये कैनाल का नेम दे रहे हैं। ओके, तो आगे उनको भी उनमें भी पानी छोड़ा जाता है टर्न वाइज, ताकि वो लोग सॉइल को फील्ड को इरीगेट कर सके। कैनाल हेल्प टू कैरी द वाटर टू रीजन विच सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। स्प्रिंकलर इरीगेशन, आफ्टर द स्प्रिंकलर इरीगेशन, स्प्रिंकल वर्ड इज़ यूज़ हुआ है यहाँ। स्प्रिंकल का मतलब है फुवारा टाइप। इन दिस सिस्टम वाटर इज स्प्रेड इनटू द एयर फ्रॉम अ pipe. The water then falls on the plants. This style of irrigation is seen in Rajasthan, Haryana, Madhya Pradesh and Kerala. Scarcity of water, अब बाद में पानी की कमी। Climatic change has had an impact on the availability of water in recent times. There has been rainfall disruptions, melting of glaciers, snow and ice, and depletion of groundwater. The world is on the course of running out of fresh water. The demand exceeds the supply, but still every day we see water being misused. Human lifestyle has led to water pollution. We as good citizens must pledge to use water sparingly and save it for our future generations. अब पानी की कमी अभी तो नहीं है, हम सभी बेटा जितना मन चाहे उतना पानी यूज़ करते हैं, लेकिन सोचो अगर पानी ना मिले तो हमारी लाइफ कैसी होगी। अगर बाय द वे जो रेनफॉल ना हो, ओके, और जो ग्लेशियर्स के ऊपर जो बर्फ़ है वो सारी की सारी पिघल जाए, आइस सारी पिघल जाए, ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला जाए कि हम उसे बाहर ना निकाल सकें, तो हाउ वी कैन फुलफिल आवर नीड्स। सो इट इज़ आवर ड्यूटी दैट वी मस्ट प्लेज टू सेव आवर इन्वायरमेंट एंड वी मस्ट सेव द यूज़ ऑफ वाटर एंड वी मस्ट सेव इट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। तो ये था बेटा इस चैप्टर के बारे में। Once you have to read it again, you can know it better. Rest of chapter, if any doubt is there, then I will explain it, or you can ask to me, no problem. Thank you.